जय हिंद दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसने सीडीएस को 4 बार, एफकैट को 6 बार और गेट जैसे एग्जामिनेशन को 2 बार क्वालिफाई किया है। इस इंसान के पास इन टोटल अभी तक 20 एसएसबीज का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 15 कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर राहुल टू आवर एपिसोड, ऑल्सो नोन एज बॉब जी, है ना। तो वेलकम सर टू आवर एपिसोड। थैंक यू। वेलकम सर। ओके, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं ना कहीं एक बहुत जनरल एक इंटरेक्शन रहेगा आपके और मेरे बीच में, जिसमें हम लोग हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो आप क्योंकि आप 15 बार जा रखे हो, आप स्क्रीनिंग हो गए हो, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप कहीं ना कहीं एक बेटर इंसाइट दे सकते हो कैंडिडेट्स को। तो क्योंकि आप 15 बार गए हो सर, 15 टाइम्स, तो एक कुछ मंत्रा रहा होगा कि आप 15 बार इन हो गए हो, क्योंकि आप बहुत बार टीजीसी जैसी एंट्री, एसएससी टेक जहाँ पर अराउंड 500-600 कैंडिडेट्स आते हैं, वहाँ पर आप देखती हो कि स्क्रीनिंग रेशो क्या रहता है, 500 में से 20, 25, 30, स्क्रीनिंग रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो व्हाट हैज़ बीन योर मंत्रा इन दिस टीम? देखिए रिंकू, स्टार्टिंग के जो पहले 2 अटेम्प्ट थे, इन दोज 2 अटेम्प्ट आई गॉट स्क्रीन आउट। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी कि जैसे अगर मैं एसएसबी जा रहा हूँ तो इट इज़ नॉट कि बस मेरी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होगी, मेरे को वहाँ जाना है और मेरे को वहाँ जाके परफॉर्म करना है। इट इज़ समथिंग आई हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। मुझे उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, मुझे चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जब मैं 2 बार पहले स्क्रीन आउट हुआ, उसके बाद मेरी एक एसएसबी आई इलाहाबाद के लिए, और फिर मैं वहाँ नहीं गया। मैं लगभग 6 से 7 महीने मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया, पिक्चर को किस तरह से परसीव करना है। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला अपने स्टार्टिंग के 2 स्क्रीन आउट से कि कहीं ना कहीं जो प्री कंसीव्ड आइडिया हैं, जो हम अपने मन में पहले से सोच के जाते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था या मैं कोचिंग में था या कोचिंग में थी, मैंने वहाँ ये पिक्चर देखी तो इस पर ये स्टोरी बननी चाहिए। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है मेरे लिए, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं। पहला ये। दूसरा रीज़न मुझे लगा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन। हम जब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हैं, पहले ही 5-5 दिन का सामान, 5 या 10 दिन का बच्चे मेडिकल तक का सामान भर के जाते हैं बैगों के अंदर, 5-5 दिन का हम लोग सामान भर के जाते हैं और हम लोग अपने से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वी वुड बी इजीली गेटिंग स्क्रीन इन। अरे बाकी सब बच्चे वहाँ तैयारी करके आए हैं, वो सब वहाँ प्लानिंग में तैयारी करके आए हैं, आप भी वहाँ एक कैंडिडेट हो। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कभी ना कभी वहाँ। तो वो एक्सपेक्टेशन जो होती है कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर झलकती है। और फिर हम एट द मोमेंट अपने आप को प्रेजेंट नहीं रख पाते। जैसे पिक्चर आई, पिक्चर सिर्फ 30 सेकंड के लिए आएगी। अब आपके मन में एक्सपेक्टेशन है, आपके मन में प्रेशर है, आप प्री कंसीव्ड आइडिया लेके चल रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उठ जाती हैं, और जो एट द मोमेंट आपको प्रेजेंस रहना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वहाँ से मिसिंग हो जाता है। एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स रियली ये जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, यहाँ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं। ओके, चलिए, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए आते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आप जैसे आर्मी स्कूल से आपने स्कूलिंग करी है, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर एक गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ा हुआ लड़का है, गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने अपनी इंजीनियरिंग करी है, कोई सा भी कोर्स उसने किया है, उससे ज़्यादा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि एक्सपोजर कहीं ना कहीं एक बेटर रोल प्ले करता है स्क्रीनिंग में? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं ये बताऊंगा कि एक्सपोजर जो रोल प्ले करता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेज में प्ले करता है। मैं ये मान सकता हूँ कि एक्सपोजर आपको पहले अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग करवा देगा, बट सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग होने के लिए दोबारा एक्सपोजर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं ये मान सकता हूँ एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ कैंडिडेट, एक सरकारी कॉलेज जाने वाला कैंडिडेट, हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो जाए, बट अगर वो उससे लर्निंग ले, वहाँ सीखे कि वहाँ क्या प्रोसेस था, मेरे को अपने आप को कैसे अप्लाई करना था, तो वो अपनी डेडिकेशन, अपने हार्डवर्क से उस एक्सपोजर वाले कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बड़े आसानी से बीट कर सकता है। बट उसे ये समझना पड़ेगा कि एक्सपोजर सिर्फ उसकी एक बार हेल्प करेगा। अगर वो कहीं उस एक्सपोजर वाले कैंडिडेट के सामने दब के बैठ जाए, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस ले जाए, तो वहाँ वो स्क्रीन आउट हो जाएगा। बट अगर वो सेकंड अटेम्प्ट में जा रहा है और उसके पास एक्सपोजर कम है, बट उसने प्रैक्टिस लेके 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर प्रैक्टिस कर करके एक्सपोजर गेन कर लिया है, तो वो आराम से कम्पीट कर सकता है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार गया था, मैं स्क्रीन आउट हुआ, दूसरी बार मैं फिर स्क्रीन आउट हुआ, तीसरी बार आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को स्क्रीन आउट की लिस्ट में लाइन में लगाया गया था। और जब मैं स्क्रीनिंग हुआ तो मेरे डॉक्यूमेंट से कुछ गड़बड़ थी, तो मेरे को लास्ट में जो मर्ज किया गया, आई वॉज मिक्सड अप विद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो मैं स्क्रीन आउट होने के बाद मुझे रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ लगा दिया गया था। और ये माना जाता है कि इस जो फ्रेशर होते हैं उनका स्क्रीनिंग होना कंपैरेटिवली ईजियर होता है, स्क्रीन आउट का ईजियर होता है, रिकमेंडेड या कॉन्फ्रेंस आउट रिपीटर्स का स्क्रीनिंग होना मुश्किल होता है। बट फर्स्ट टाइम जो मैं स्क्रीनिंग हुआ था, मैं रिकमेंडेड के साथ मैं अकेला वहाँ स्क्रीन आउट था, और हमारे 35 के ग्रुप में से हम 2 लोग स्क्रीनिंग हुए थे और मैं उनमें से एक था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो हम अपने मन में प्री कंसीव्ड आइडिया चलते हैं कि ये होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ डे कि आप अपने टास्क को कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप OIR कैसा लिख रहे हैं, आप नरेशन कैसा कर रहे हैं, आपका सबसे पहला थॉट क्या आया है, आप उस पर कितना स्टिक रहे हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं।
बहुत चीज़ें ना सोच के चलें कि ऐसा होगा वही चीज़ ना एक्सपेक्टेशंस, वो कहीं ना कहीं हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब निराशा हाथ में लगेगी और हम वहाँ से बाहर होके जाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग जर्नी से, जहाँ पर हमारी जर्नी की स्टार्टिंग होती है कि हम लोग ट्रेन से उतरे, हम लोग सब रिपोर्ट करते हैं एमसीओ में, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में, और जब हम देखते हैं कि सारे के सारे टाई बेल्ट लगा के पैंट ऊपर डाल के सारे के सारे करीब 500-600 लोग, आप टीजीसी चले जाओ, एसएससी टेक चले जाओ, बहुत भीड़ रहती है। एक जो फ्रेशर बंदा है या कोई स्क्रीन आउट बंदा है, वो जब 500 कैंडिडेट्स को देखेगा, 600 कैंडिडेट्स को देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे उस प्रेशर को कैसे डील करें? इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। देखिए, मैं अपने जितने भी मेरे 15 कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा एक चीज़ देखते हुए आया हूँ कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग का जो रेशियो है ये बहुत इनवेरिएबल रहा है। कोई बोर्ड कभी 60 कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग भी कर देगा, कहीं कहीं मैंने ऐसे देखा है सिर्फ 18 कैंडिडेट्स को भी स्क्रीनिंग किया गया है, कहीं पर 27। वेरी इनवेरिएबल रेशियो। आप समझने की कोशिश कीजिए इनवेरिएबल क्यों है। क्योंकि जब एक क्राउड आता है, क्राउड के अंदर बच्चे जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे अलग अलग पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आता है कि हमारा कंपटीशन इस भीड़ से है। आपका कंपटीशन भीड़ से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है, खुद से। आप अपने आप को पिछले अटेम्प्ट से कितना इंप्रूव करके आए हैं। भीड़ आप देखेंगे तो भीड़ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला और भीड़ से आपको कुछ होने वाला भी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं लगता है जो भीड़ होता है, वो जो बोर्ड जो एसएसबी कंडक्ट करवाता है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, और समटाइम्स एक आध बार ऐसा हो जाता है कि वो कुछ आपको लगता है कि डिसीजन आपके फेवर में नहीं गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, आप सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए आए हैं। बहुत बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि इतनी भीड़ आई है, 21 लड़के हुए, 18 लड़के हुए। मैं खुद मैक्सिमम मेरी एंट्रीज ऐसी रही हैं जहाँ 400 की रिपोर्टिंग, 500 की रिपोर्टिंग और 21 स्क्रीनिंग, 22, 22, 23, बहुत कम स्क्रीनिंग होते हैं। तो मैंने एक बात देखी कि आपको क्राउड से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपने नरेशन पे ध्यान देना है। आपने अच्छा आइडिया परसीव किया है, आप ग्रुप को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रुप को कितना आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। भीड़ देख के अगर हम होपलेस हो जाएंगे तो उससे कुछ नहीं है। सिलेक्शन कितनों का भी हो सकता है और किसी का भी नहीं हो सकता है, ये सिंपल बात है। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्राउड पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज एन इंडिविजुअल आप वहाँ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ बहुत। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसी के आगे जो सबसे पहला हमारा टास्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, OIR1 और OIR2। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन पहले 2 दिन पहले देख लिया, कहीं तो देखते भी नहीं है, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जब PPDT में आते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, और कहीं ना कहीं फिर वो सिलेक्शन सिस्टम को, जो बोर्ड है, उसको ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो OIR होता है ये चेक भी होता है, या कहीं ना कहीं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर है तो क्या है? देखिए रिंकू, अगर कोई भी टेस्ट वहाँ कराया जा रहा है तो बेसिकली इसका कहीं ना कहीं एक पर्पस है, और हमें उस पर्पस को समझना पड़ेगा। और जब हम कोई टेस्ट दे रहे हैं तो साफ और सीधी बात, हमें उसमें अपना 100% देना है। ओके। तो OIR जैसे टेस्ट है, जैसे मैं देखूँ इलाहाबाद बोर्ड के अंदर एक टाइम पे मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जहाँ पर मतलब हमारी जो पिक्चर थी वो चेक हो गई, हमारा रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, पीछे हमारे OIR चेक हो रहे थे। तो और बेंगलोर जैसे बोर्ड में गया, वहाँ PPDT जस्ट स्टार्ट होने से पहले ही हमारे OIR चेक होने स्टार्ट हो गए थे। तो कहीं इस पर हम कुछ इसके लिए कर नहीं सकते और हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमें सिर्फ इस पर अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी है। ये जो प्रॉब्लम आती है OIR की, ये सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, ये आती है NCC वाले कैंडिडेट्स के साथ और TES वाले कैंडिडेट्स के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंट्रीज हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे TGR SSC भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, यहाँ जो बच्चे हैं उनका एप्टीट्यूड थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऊपर होता है, मैं मानना पड़ेगा। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा इट जस्ट अ केक वॉक फॉर देम, ये तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। रही बात CDS वालों की और ND वालों की, तो वो लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है किस तरह से पूरा टाइम करना है। तो कहीं ना कहीं OIR की आप एटलीस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है, अपने एंड से आप प्रैक्टिस करके जाएं OIR की। ऐसा ना, क्योंकि देखिए भले ही आप OIR में अच्छा, आप चलो मैं मानता हूँ एक टाइम को OIR काउंट नहीं होता, मैं मान लेता हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मान लेता हूँ, बट आपका OIR में परफॉर्मेंस खराब हो गया, ठीक है, और वो मान लेते हैं काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक टेस्ट है। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ डाउट आएगा कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो कर देगा। जहां कॉन्फिडेंस लो हुआ वहां आपको पिक्चर परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, जहां परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी फिर आप नरेशन में लैकडाउन कर जाओगे, नरेशन में लैकडाउन कर जाओगे, फिर आप GD में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो लगातार इन चेन, इन कंटिन्यूएशन आपकी 4 परफॉर्मेंस एक साथ खराब होगी, कॉन्फिडेंस की वजह से, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि OIR को इतना अच्छा प्रैक्टिस करके जाएं कि आपका एकदम बिल्कुल आप बूस्टअप रहें, ठीक है। क्योंकि मैं अब तक जितने मैंने कॉन्फ्रेंस दिए, मेरा मैक्सिमम जो OIR तक है, मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा दिए, तो मेरे को मैक्सिमम OIR रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। 72, बुकलेट नंबर 34, 33, वही सब दोबारा घूम के आते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, तो हम लोग तो रेयरली एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप उसमें 50-50 या 40-50% स्कोर ना करें तो आप वैसे ही स्क्रीन आउट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके,
तो चलिए हमारा OR टेस्ट तो हमने चलो बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, हमने 80-90% स्कोर कर लिया, 95% स्कोर कर लिया है। लेकिन अब जब हम PPTT करने के लिए बैठ गए हैं, जब हमने स्क्रीन में देखा, स्क्रीन में 30 सेकंड्स के लिए जब पिक्चर फ्लैश हुई, उसमें कोई कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था। अच्छा। उसमें जो कैरेक्टर था बहुत ईजी, जो नजर भी आ रहा था कैरेक्टर, जैसे मैं पहली बार जब इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में एक कैरेक्टर बस नीचे देख रहा है, अब वो नीचे क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस नीचे देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। तो ऐसी पिक्चर जब आती है जहां पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बहुत प्लेन इमेज है या बहुत हेजी है, उस टाइम पे एक बंदे के दिमाग में कोई स्टिमुलस जनरेट होता ही नहीं है। क्योंकि आपके साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि कोई पिक्चर होगी जब आपको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था, उसको एक बार एक आदमी छत पे बैठा हुआ था, उसको बंदर नजर आया, उसने बंदर के ऊपर कहानी बना दी। वो अलग बात है, वो स्क्रीनिंग हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के दिमाग में बंदर से रिलेटेड कोई कहानी आ जाए उस टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे एक बंदे को कैसे बिहेव करना चाहिए उन 5 मिनट्स के अंदर जब उसको स्टोरी लिखने का टाइम मिला हुआ है? देखो, उनको ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लोग सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वो रोज ऐसे कैंडिडेट्स को फेस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि बच्चे के माइंड में क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं, चाहे वो हेजी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एक स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग वीक कहीं ना कहीं माइंड में हल्का सा स्टिमुलस तो जनरेट होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर पिक्चर नेगेटिव दिख रही है, अननेसेसरी उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश ना करें, सीन से ना भागें। नेगेटिव है तो नेगेटिव पे बनाएं, एफर्ट्स लगाएं और पॉजिटिव आउटकम में उसको लेके आएं। पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड। अगर कभी आपको हेजी पिक्चर दिखती है, उसका क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार इलाहाबाद बोर्ड में था, पिक्चर इतनी हेजी थी मुझे कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा है कुछ धुएं का कुछ गुब्बारा सा उड़ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब वही उस धुएं के गुब्बारे को देख के मेरे ग्रुप के काफ़ी सारे मेंबर्स ने फायर के ऊपर स्टोरी बना दी। ठीक है, अब देखिए, जब आपको कुछ परसीव ही नहीं हुआ, जब आपको हेजी चीजें परसीव हुई, तो आप नेगेटिव क्यों परसीव कर रहे हो? ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नेगेटिव पे नेगेटिव रहिए, उस पर स्टैंड लीजिए। बिल्कुल, अगर डेड बॉडी है तो यस इट इज डेड बॉडी, डेथ हुई, आप उसे एक एक्टिंग सीन मत बनाइए, आप सीन से भागिए मत, उसको फेस कीजिए सिचुएशन को। तो सेम ऐसा ही हुआ, वो एक धुएं का बहुत बड़ा बबल सा या गुब्बारा सा लगा, तो अब मैं जस्ट एक दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, तो मेरे माइंड में एकदम स्टिमुलस जनरेट हुआ कि ये तो कुछ रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह हो रहा है, तो मैंने उसको कुछ PSLV लॉन्चिंग या कुछ इसरो से लिंक करके बना दिया, तो रियलिस्टिक सीन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। तो आपको एट द एंड ये देखना पड़ेगा कि आपके माइंड में जो छोटा सा भी स्टिमुलस जनरेट हुआ है, आप उस स्टिमुलस को कितने अच्छे एफर्ट्स के साथ बैक कर रहे हो, क्योंकि स्टिमुलस जनरेट होगा, चाहे वो हेजी पिक्चर है, चाहे वो कुछ है। एक बार बहुत ब्लर पिक्चर थी, खाली 2 सोल्जर्स दिख रहे थे, तो 2 लोगों ने आपस में एनिमिटी का माहौल बना दिया, 2 लोगों ने इसको मॉक ड्रिल बना दिया, 2 फौज के मॉक ड्रिल चल रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है अगर हेजी पिक्चर है तो कहीं ना कहीं आपको जो भी स्टिमुलस आपके माइंड में जनरेट हुआ है, आपको उसको बैक करना पड़ेगा अच्छे एफर्ट्स के साथ, रियलिटी के साथ, और स्टोरी को बिल्कुल सही लाइन में लेके चलना पड़ेगा। कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन द पिक्चर, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स, तो उस जो बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं DIPR द्वारा, एग्जैक्टली आपको उनको फॉलो करते हुए आपको रियलिस्टिक स्टोरी बनानी पड़ेगी। स्टिमुलस तो जनरेट होगा, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कितना बैक कर रहे हैं अपने अच्छे एफर्ट्स के साथ। चलिए, स्टिमुलस तो जनरेट हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जब जैसे मैं इलाहाबाद का आपको सीन बताता हूँ, मेरा क्योंकि फ्रेशर्स का ग्रुप था उस टाइम पे, तो अराउंड मेरे पास जब सबकी शीट्स आगे आगे आती है, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 41 था, मैं सबसे आगे बैठा था, मेरे पीछे 9 और कैंडिडेट्स थे, तो सबकी शीट्स आगे आगे आती है और मेरे पास कलेक्ट होती है। जब मैंने उनकी शीट्स पढ़ी तो मैंने शीट्स में सबका एक्शन देखा, सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर, एक लड़का नीचे देख रहा था, उन सब ने अपनी स्टोरी में बस यही बोला कि सर्चिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। अब जो हमारे रिपीटर्स भाई बहन देख रहे हैं, इनको तो करेक्ट वे पता है कि कैसे एक स्टोरी लिखनी होती है, लेकिन जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग एक सही तरीका क्या होता है एक स्टोरी लिखने का? देखिए रिंकू, सबसे पहली गलती तो आपने कर दी, सबसे पहली गलती आपने कर दी, आपको औरों की शीट पढ़नी नहीं थी। SSB इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपको अपने आप को एनालाइज करना है। आपको दूसरे की शीट देख के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होना। आप दूसरे की शीट देखिए, आप दूसरे को रिटन पार्ट में कॉपी कर सकते हैं, आप दूसरे की पर्सनैलिटी कैसे कॉपी करेंगे, आप दूसरे की स्किल्स कैसे कॉपी करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी हमारे फ्रेशर लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले ही सिंपल आइडिया दे दिया है, यू हैव टू प्रेजेंट एट द मोमेंट, आपको मोमेंट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। प्रोसेस के बारे में पहले से अवेयर होके जाएं, पिक्चर्स की प्रैक्टिस करके जाएं। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आइडियाज क्रैम करके जाएं कि भाई मैं 100 आइडिया क्रैम कर लूंगा, एक इंडस्ट्री का आइडिया क्रैम कर लूंगा, एक इकोलॉजी का आइडिया क्रैम कर दूंगा, एक पिकनिक ट्रिप प्लान कर दूंगा, एक ये कर दूंगा, एक ये कर दूंगा, एक ये कर दूंगा। तो आप अगर इस तरह से प्लान होकर जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रेजेंट डे मोमेंट में आपका माइंड क्या सोच रहा था, आपका थिंकिंग पैटर्न किस तरीके था, आप किस तरह की स्टोरी बनाते हो, उससे मैटर करती है। रियलिटी में आपको वहाँ उतरना पड़ेगा।
आप पहले से प्लान करके नहीं जा सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल स्टोरी में भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहली बार स्क्रीनिंग हुआ था, मेरी कितनी सिंपल स्टोरी थी। एक लेडी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी खतरनाक स्टोरी बनाई, ये IAS है, ये DM है, ये है। मैं इलाहाबाद बोर्ड था, मैंने बहुत एक रियलिस्टिक स्टोरी बनाई है। दिस इज अ हाउसवाइफ एंड हर हस्बैंड इज वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड इट टुडे द डार्क क्लाउड्स आर देयर, काफ़ी सारे डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं एंड शी इज जस्ट वेटिंग फॉर हर हस्बैंड एंड शी हैड कॉल्ड हर ऑफिस। उनके ऑफिस फ़ोन किया कि पति क्यों नहीं पहुंचे घर, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और फिर जब पति उनको ऑफिस से पता लगा कि वो निकल चुके हैं, तो अर्ली प्रिपरेशन घर में करी, घर में उनके लिए चाय बना के रखी, टॉवल वगैरह रखा, गर्म पानी करके रखा। वेरी इजी पिक्चर, ओके, वेरी सिस्टमेटिक। ओके, ये कोई आपको बता नहीं सकता, ये कहीं आप रट नहीं सकते, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि भाई कैंडिडेट ऑन एट द मोमेंट वहां प्रेजेंट रहा है। प्री कंसीडर्ड आइडिया नहीं है, क्योंकि वो डेली इतनी स्टोरी सुन रहे हैं, बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा आप किस तरह के बोर्ड में जा रहे हो। मैंने एक बार एक सेम स्टोरी बनाई थी बैंगलोर बोर्ड में, और मैं स्क्रीनिंग हो गया था। TGC एंट्री थी 35 में से सिर्फ एक लड़का स्क्रीनिंग हुआ था, वो मैं था। तो वहां मैं स्क्रीनिंग हो गया था। बट जब मैं भोपाल गया, सेम पिक्चर, क्योंकि मैंने तो बहुत पिक्चर देख ली थी, सेम पिक्चर सेम स्टोरी, आई गॉट स्क्रीन आउट। ओके, तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स की भी थोड़ी सी आइडियोलॉजी मैटर करती है। मैं ये बताना चाहूँगा, सपोज व्हेन यू आर गोइंग फॉर AFSB, जब आप देहरादून जा रहे हैं, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, स्टोरी का आइडिया इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन यू हैव टू बी फ्लुएंट। बट इन इलाहाबाद स्टोरी बहुत मैटर करती है। ओके, आप नरेशन लेफ्ट राइट दे दें, कोई इशू नहीं है, बट स्टोरी का कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। व्हेन गोइंग टू भोपाल, पॉजिटिविटी मैटर्स। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा, ये सारे के सारे जितने भी, चाहे आप NSB ले लो या AFSB ले लो या SSB, जितनी भी बोर्ड्स हैं, हर सारे तो ऑफिसर्स लेकिन DIPR से ट्रेंड होके आ रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी में डिफरेंस आ कैसे रहा है? जब सारे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला सेम है, तो डिफरेंस कैसे आ रहा है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ इनको डिफरेंस कैसे आता है। देखिए हम इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं है कि हम इस चीज़ पे कमेंट कर सकें, हम बस इसको लेके एक जजमेंट ही ले सकते हैं। ओके, मेरे को जहाँ तक लगता है चीज़ें ऐसे क्यों आ रही है, सपोज मानिए मैंने 3 लड़कों को अपने यहाँ से पढ़ा के भेजा, ठीक है, और मैंने उन 3 लड़कों को 3 अलग अलग जगह भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं जो बोर्ड्स में आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। यस। तो होता क्या है कि जैसे आपने कुछ सीखा, आपने कुछ थियोरेटिकली सीखा, बट जब आप प्रैक्टिकली किसी के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो आपको अपने कुछ एडिशनल टिप्स देंगे। जैसे मान लो सब DIPR से ट्रेन हो गए, 3 ऑफिसर गए आपके इलाहाबाद, 3 आपके गए भोपाल, 3 आपके गए बैंगलोर, 3 आपके गए देहरादून। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप जो इलाहाबाद वाला जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो किससे सीखेगा? अपने इलाहाबाद के सीनियर से। उसको उसी किसी इलाहाबाद के सीनियर ने सिखाया होगा, तो चीज़ों में हल्का सा वेरिएशन आ जाता है। तो इलाहाबाद वाले सेम चीज़ फॉलो करते आ जाते हैं, देहरादून वाले अपनी सेम चीज़ फॉलो करते आते हैं, सीखते एक ही जगह है। बैंगलोर वाले अपनी सेम चीज़ फॉलो करके आते हैं। वरना आप मुझे बताइए ऐसा कैसे होता कि मैंने सेम स्टोरी एक जगह बोली और सेम स्टोरी मैंने एक जगह बोली। एज पर द DIPR मैं अगर एक जगह सेलेक्ट हूँ तो मैं दूसरी जगह पे सेलेक्टेड हूँ। करेक्ट। सेम कैंडिडेट एक बोर्ड में रेकमेंड है, दूसरे बोर्ड में स्क्रीन आउट हो जाता है, चलिए, दूसरे बोर्ड में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है। यस यस यस। उसका रीज़न क्या है, आप जस्टिफाई कीजिए मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम एक बोर्ड के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस मैच कर जाती है, दूसरे बोर्ड के साथ हमारी परफॉर्मेंस मैच नहीं करती। तो कभी ऐसा भी होता है। वरना आप खुद देखिए कि एक कैंडिडेट अगर देहरादून बोर्ड में रेकमेंड है तो ही मस्ट बी गेटिंग रेकमेंड इन ऑल द बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक स्टूडेंट है, ही गॉट रेकमेंड फ्रॉम बैंगलोर, देन ही गॉट कॉन्फ्रेंस फ्रॉम भोपाल, कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इलाहाबाद एंड देन ही गॉट रेकमेंड फ्रॉम कपूरथला। ओके, देयर इज अ वेरिएशन। ऐसे मेरे और कैंडिडेट्स भी हैं। एक मेरा AFSB का कैंडिडेट है, वो देहरादून से रेकमेंड होता है, उसके बाद फ्रॉम अदर द बोर्ड ही इज गेटिंग स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब समझना हमें पड़ेगा कि हर बोर्ड थोड़ा सा अलग चीज़ें डिमांड करता है। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाएं जब आप किसी बोर्ड में जा रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट से पक्का कॉन्टेक्ट करें या ऐसे किसी सीनियर एक्सपर्ट से पक्का एक बार मिलें जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। ओके, तो ये तो कहानी होगी चलो सर राइटिंग स्टोरी की। अब जब हमने सबने राइट स्टोरी लिख ली और अब ग्रुप्स डिवाइड हुए, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स टूटे 2020 के, सारे बैठ के सब वेट कर रहे हैं। अब एक कैंडिडेट है, बहुत फोकस होकर याद कर रहा है अपनी स्टोरी, वहीं पीछे वाला कैंडिडेट कहानी सुना रहा है, मैं वहां पर गया था, इलाहाबाद में ऐसा हुआ, बैंगलोर में उसने ऐसा बोला। आपका ध्यान भी आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप पीछे सुन रहे हो कि अच्छा भाई तू वहाँ पर गया था, उस बोर्ड में क्या हुआ, वहाँ पर एक सरदार जी, एक ऑफिसर है, एक कर्नल है वहाँ पर, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाता है कैंडिडेट उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक बंदे को अपना माइंडसेट क्या रखना है उस टाइम पे कि वो अपना जो नरेशन वाला पार्ट है उसको 100% दे पाए? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एट द प्रेजेंट मोमेंट रह के स्टोरी बनाई है, खुद से स्टोरी बनाई है, कहीं से देखी नहीं है, खुद से स्टोरी बनाई है, तो बस आप रूम से बाहर निकलिए, एक बार अपनी स्टोरी को रिवाइज करिए ना यहाँ करिए। मैं तो नहीं करता था, करिए ना करिए, बिल्कुल ऐसे रट्टा मत मारिए, घोट के मत पीजिए उसको,
क्योंकि एट द एंड इतने सारे लोग बैठेंगे, आप नॉलेज तो कहीं ना कहीं से भूल जाएंगे, घोट क्यों पीजिए। और अगर कोई अपनी स्टोरी रट रहा है, क्राइम कर रहा है, ना तो आप उसे मना कीजिए, ना आप उसे बोलिए, ना आप पीछे से बैक बाइटिंग कीजिए कि भैया ऐसा कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चिल रहिए, अपने जैसे ही कुछ 3-4 लड़के ढूंढिए जो बिल्कुल चिल रहते हैं, बोर्ड में चिल रहिए, पानी वगैरह पीजिए, वॉशरूम वगैरह जाइए, फ्रूटी वगैरह आती है बीच में, चाय वगैरह आती है, चाय वगैरह पीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल आप रहते हैं नॉर्मल रहिए। कहीं ना कहीं आप ये मत देखिए कि कोई आपको टेस्ट कर रहा है और आप ऐसे बैठे हैं बिल्कुल वहां पर बिल्कुल पोजिशनिंग होके और बिल्कुल नहीं हम तो बिल्कुल सिंसियर है, नहीं, जैसे आप हैं नॉर्मल रहें। नॉर्मल एट द टाइम जहां पर आपकी परफॉर्मेंस हो रही है वहां पे आपको चीजें संभालनी पड़ेंगी। तो बाहर आप एकदम सीधे खड़े हैं, चल रहे हैं, अपनी स्टोरी को रट रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर स्टोरी आपने बनाई है, यू हैव टू प्रेजेंट एट द मोमेंट जहां पर आप नरेशन दे रहे हैं, नरेशन स्टार्ट होता है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वैल्यू यू आर नरेटिंग, और आपको पूरे ग्रुप को सपोर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, बाहर आप स्टोरी रट रहे हैं, 10 बार रट रहे हैं, 20 बार रट रहे हैं, 30 बार रट रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका नरेशन अच्छा होगा। व्हाट अबाउट योर जीडी? करेक्ट। आपका जीडी तो किसी काम का नहीं है, बट व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल देयर, तो आपकी अदर स्किल्स अपने आप दिख रही हैं, वो अपने आप जीडी में झलकेंगी। यस। बट अगर आप खुद ही स्टोरी को अपनी रटते घूम रहे नरेशन अच्छा कर लेंगे, उससे क्या होगा आपका? और बाई चांस मान लीजिए आपको स्टोरी कंसेप्ट ही अच्छा नहीं है और आप गलत स्टोरी को नरेट कर रहे हो अच्छे से, कोई फायदा हुआ नहीं। बट अगर आपकी स्टोरी गलत थी, आपने ठीक नरेशन किया, आपने जीडी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चले जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा इसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब धीरे धीरे करके बच्चे लाइन लगा के घुसने लगे अब हॉल्स में अपने अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए, सब अपने इंडिविजुअल नरेशन के लिए। अब जो एसेसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि सबको एक दूसरे की स्टोरी सुननी है, कौन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो सब कुछ। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के फॉर एग्जांपल 20 का बैच है, तो आपने पहले फॉर एग्जांपल मेरा है 11 नंबर है मेरा, तो मैंने 10 की कहानी सुनी। अब उन 10 की कहानी सुनते सुनते कहीं ना कहीं मैं उनकी स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो गया और मेरे दिमाग से मेरी स्टोरी निकल गई। अब कहीं ना कहीं जब मैंने नरेशन दिया अपना, तो मेरा नरेशन 100% नहीं हो पाया क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी स्टोरी चल रही है। तो मैं ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं उस टाइम पे? देखिए रिंकू, इसका बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए आपका 11वां नंबर है, ओके, और आपसे पहले 10 बच्चे नरेशन दे रहे हैं। जैसे पहले ने नरेशन दिया, अब अगर पहले ने नरेशन दिया तो आपको स्टार्टिंग में या तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। करेक्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो सुनिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे हिसाब से तो आइडिया बिल्कुल कंसीबल नहीं है, आप खाली आइडिया सुन लीजिए उनका। अगर आपको लगा कि सेकंड नंबर ने बोला, मान लिया फर्स्ट बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा सुना, सेकंड ने स्टार्ट किया चेस्ट नंबर 2 ने, और चेस्ट नंबर 2 की स्टोरी स्टार्ट होते ही आपको लगा कि नहीं ये इसमें मुझे इतना दम नहीं है, तो अपनी स्टोरी उस टाइम पे रिवाइज करिए मन में। ओके, उसकी तरफ देखिए, एक्सप्रेशन दीजिए, क्योंकि वो स्टोरी आपके किसी काम की नहीं है। ओके। हाँ, आइडिया ध्यान में रखिए कि इस कैंडिडेट का अच्छा, इस कैंडिडेट का राफ्टिंग का आइडिया था, इस कैंडिडेट का पिकनिक का आइडिया था, या इस कैंडिडेट का एग्जामिनेशन का आइडिया था, जिसका आपको अच्छा लगा है उसका तो पूरा सुनिए। बाकियों का जस्ट आइडिया ध्यान में रखिए कि इसकी स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। उनकी पूरी स्टोरी 30 सेकंड 50 सेकंड सुनने की कोई खास जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपसे जस्ट पहले का कैंडिडेट आता है, आपको लगता है अगर इसकी स्टोरी में बहुत दम है तो सुनिए, अगर आपको लगता है कि इसकी स्टोरी में दम नहीं है, क्योंकि आप भी पर्सनली जज कर सकते हैं कि स्टोरी अच्छी है बुरी है, आपने अगर अपनी स्टोरी बनाई है तो अपने कुछ जजमेंट के आधार बनाई है, तो आप भी जज कर सकते हैं। जस्ट आपसे अगर पहले 3 वाले कैंडिडेट हैं, उनकी स्टोरी में अगर आपको बहुत दम लगता है तो सुन लीजिए, अगर बहुत दम नहीं लगता है तो अपनी स्टोरी रिवाइज कीजिए। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि अगर आपसे पहले 10 कैंडिडेट हैं तो 10 में से 10 की आपको स्टोरी अच्छी लग जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 की अच्छी लगेगी तो 5 की नहीं लगेगी, तो जिन 5 की स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगी, बेसिकली वो आपको बचे हुए अपने 30 सेकंड या 40 सेकंड जो दे रहे हैं, वो आपको अपनी स्टोरी रिवाइज करने के लिए दे रहे हैं। ओके। चलिए, ये तो अब नरेशन भी कई तरीके होते हैं। एक कैंडिडेट है जो बहुत नॉर्मल होके बैठ रहा है कि फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड दीज मैनी कैरेक्टर्स एंड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी इज अजय, या कुछ भी हो सकता है ना। वही एक दूसरा कैंडिडेट है जो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस, थोड़ा बोल्ड वॉइस में बोल रहा है, उसका सिटिंग का पोस्चर बहुत अच्छा है, वो बोल बहुत अच्छे तरीके से रहा है, कॉन्फिडेंस है उसकी आवाज़ में, उसकी एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तो जो एक नॉर्मल बंदा है जिससे नहीं बोल पा रहा है, जो एक इतनी भीड़ के अंदर 20 के अंदर, उसको वो ऐसा क्या करे कि वो 20 में हाईलाइट हो जाए, वो अपना नरेशन इस तरीके से कैसे दे कि वो नजर में आ जाए सबके, कि सब बोले कि हाँ यार इस टेस्ट नंबर 1 ने बहुत अच्छा नरेशन दिया था। देखिए बिल्कुल, मैं शुरू से खैर टीचिंग के फील्ड में हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे कन्विंस करना बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं जब आप स्क्रीनिंग में अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग है, सिर्फ उस टाइम के लिए आपको मानना पड़ेगा एक टाइम के लिए कि आप सबसे बेहतर हैं। ओके, आप सबसे बेस्ट हैं इन सब में, ये आपको सुनने आए हैं और आप इन्हें सुनाने आए हो, सिर्फ उस टाइम के लिए। ओके, बाहर जब घूम रहे हो यू हैव टू बी नॉर्मल, मैंने आपको बताया। बट जब आप ऐसे बैठ गए अपना नरेशन के लिए, जैसे आपका नरेशन आया है, आपको मन में ये फील लेना पड़ेगा आप बेस्ट हैं, और ये आपको सुनने आए हैं बाकी लोग, और ये आपको सुनने के लिए इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से बैठे हैं। उस मोमेंट पे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और आपका जो नरेशन होगा, वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा और एज अ लीडर निकलेगा कि सामने को लगेगा
और जब आप बोलते हैं तो यू हैव टू बी बोल्ड, आपका आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए, और वो आई कांटेक्ट तब होगा जब वो स्टोरी बोल रहे थे आपने उन्हें आई कांटेक्ट दिया होगा। ओके है ना, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंट में थोड़ा सा, मैं और कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, आपको अपने आप को और सुपीरियर मानना पड़ेगा। जब आप नरेशन दे रहे हैं यू हैव टू बी सुपीरियर, आपको मानना पड़ेगा कि आप और सुपीरियर हैं, तभी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। आपको लग रहा है कि बस आप जो बोलेंगे वही सही है, इस तरह की फील आपको थोड़ा सा नरेशन के लिए लानी पड़ेगी, नॉट फॉर जीडी बट ओनली फॉर नरेशन, कि आप जो बोल रहे हो ये बाकी लोग सुन रहे हैं, तभी आपके अंदर अंदर से वो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ओके, तो नरेशन चलो 20 का ग्रुप था, 20 का खत्म हुआ। अब जब असेसर्स पहले इंस्ट्रक्शन देते ही हैं कि जैसे ही लास्ट कैंडिडेट का खत्म हुआ एकदम से आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, राउंड अबाउट मैंने जितनी बार देखा हमेशा 20 के 20 चलाना शुरू कर देंगे, या 10 है या 15 है, सारे के सारे चलाना शुरू कर देंगे। फिर आप 10 सेकंड बाद देखोगे 5 कंटिन्यूसली बोलने पे लगे। तो और एक बहुत बड़ी मिथ चलती है कि जिसने इनिशिएट करा भाई उसका सिलेक्शन इज 100%। क्या आपको लगता है ये सही है कि जिसने इनिशिएट करा, क्योंकि एक ही बंदा इनिशिएट कर सकता है 20 में से, अब उसने इनिशिएट कर दिया और वो बैठ गया कि अब मैं तो हो गया, मैंने इनिशिएट कर दिया और मेरा जो काम था वो पूरा हो गया, क्या ये ठीक है? ये मिथ सही नहीं है। इनिशिएट के साथ मैं एक वर्ड जोड़ना चाहूंगा, इनिशिएशन विद राइट इंटेंट। ओके, अगर आपका इनिशिएशन सही इंटेंट के साथ है तब इनिशिएशन का फायदा है, बट अगर आपके इनिशिएशन का इंटेंट ही गलत चले गया, आप डायरेक्शन ही गलत लेके चले गए, तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ही असेसर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, एकदम स्टोरी आखिरी चेस्ट नंबर खत्म होते ही बोलते हैं नेक्स्ट, देन इट इज इंडिकेशन दैट ग्रुप डिस्कशन हैज स्टार्टेड, तो उसमें आपको बहुत सिंपल रहना है। आपको देखिए पूरा ग्रुप एक साथ बोलेगा, अगर आपके मन में कोई लॉजिकल पॉइंट है तो आप भी उसे बोलने का इंटेंट दिखाएं। अगर आपके मन में अच्छा पॉइंट है आप उसे इंटेंट दिखाएं शुरू में। भाई ऐसा नहीं है, देखो आपको नहीं पता सारे बोलेंगे, करेक्ट, आपको नहीं पता सारे चिल्लाएंगे, करेक्ट। तो अगर आपके मन में अच्छा पॉइंट है, जैसे आप जेडी इनिशिएट करते हो, आप इंटेंट दिखाएं। जब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप रिलैक्स होकर बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है। अपने आप ऐसा ग्रुप तोड़ेगा, ग्रुप को ब्रेक करेगा, और जब ग्रुप ब्रेक होगा तो वहां आपको बोलने का 100% मिलेगा। चलिए, आपने बोला इंटेंट बहुत अच्छा रहना चाहिए, पॉज लेना है आपको, बीच में पॉज लेना है और आपको लॉजिकल पॉइंट देना है। जितना टाइम बोले लॉजिकल बोले, डोंट बी रिपीटेटिव बिल्कुल ना हो, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। आप सेम पॉइंट रिपीट करते हैं तो आप पूरे ग्रुप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, मैं चेस्ट नंबर 11 हूं और मैंने बहुत एक लॉजिकल पॉइंट दिया, लेकिन वही चेस्ट नंबर 12 मेरे बगल में बैठा है, वो बहुत सारे बच्चे हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, जेंटलमैन लेट मी स्पीक चिल्ला रहे हैं अपना, मैं बोलूंगा, ये चिल्ला रहे होते हैं। तो क्या उस टाइम पे मैं एज अ चेस्ट नंबर 11 कैसे रिएक्ट करूं सिचुएशन को? क्या मैं उसको बोलने दूं उस टाइम पे, या मैं मुझे पता है मैं लॉजिकल हूं, लेकिन उसके कारण मेरी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब हो रही है, हैम्पर हो रही है। तो उस एक बंदे से जो हमेशा किसी ना किसी ग्रुप में मिलता है, उससे कैसे डील करें सर? उससे डील करने का तरीका बहुत ईजी है। देखिए, कभी आपने सोचा होगा कि हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं, सडनली कोई पिच हाई करता है, हार्ट मूवमेंट से कुछ नहीं होता, सडनली कोई अपनी पिच हाई करता है, हमारा अटेंशन उसको ज़्यादा ही ज़्यादा करेक्ट जाता है। तो जब भी कभी आपको लगता है आपके बहुत लॉजिकल पॉइंट है, यू हैव टू पिच योर वॉइस। आपको एक सेकंड में अपनी वॉइस को पिच दीजिए। ओके, हेलो जेंटलमैन, आई थिंक इन माय ओपिनियन, तो एक टाइम के लिए पिच जाएगा तो अटेंशन मिलेगा आपको 1 सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। वहां अगर आप पॉइंट मार गए, प्लस पॉइंट है। ओके, पिच देने के बाद भी अगर कोई आपको नहीं सुन रहा है, बट कोशिश जरूर कीजिए। ओके, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। ये बेस्ट टेक्निक है, आप पिच करिए अपनी आवाज को। हाथ मूवमेंट से कुछ नहीं होगा, हाथ मूवमेंट मींस आपका पावर एक्शन वीक है, वो आपको नेगेटिव साइड में लेके जाएगा। यू हैव टू पिच योर वॉइस, अपनी वॉइस को पिच कीजिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, कोई ना कोई पक्का आपके सपोर्ट में आएगा। ऐसा नहीं होगा एक आध बंदा होता है तो वो कब तक बोलेगा, करेक्ट, 1 मिनट बोलेगा, 1.5 मिनट बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा। तो वही अपनी वॉइस को पिच कीजिए, इंटेंट दिखाते रहिए और रिपीटेड पॉइंट मत बोलिए, बस। ओके, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, लेकिन क्या आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ ऐसे रह रही है जो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो आप प्लीज़ सर पुट अप कर सकते हैं। देखिए, मैं व्यूअर्स से यही बोलूँगा, जैसे आप ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, जब आप पहले अटेम्प्ट में जाते हैं तो आपके कंपैरेटिव लेवल थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। ईजी होने का ये मतलब नहीं है कि आप खराब परफॉर्मेंस दे के अंदर हो जाएंगे। ईजी होने का मतलब ये है कि आपका जिनके ग्रुप में आप बोलते हो, वहाँ आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। वहाँ आपको ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ती, अपनी वॉइस को पिच कीजिए, वेट कीजिए, पॉज कीजिए। वहाँ बच्चे थोड़ा सा कम बोलते हैं तो वहाँ आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका अच्छा मिल जाता है। मैं इसलिए ईजी कह रहा हूँ, मैं इसलिए ईजी नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी बोले और आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ईजी इसलिए इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी। जो रिपीटेड कैंडिडेट है उनके लिए मेरा एक सिंपल सजेशन ये है कि आप पीछे के अपने अटेम्प्ट भूल जाइए, अपने जो करंट अटेम्प्ट है उस पर फोकस कीजिए। पीछे मत सोचिए कि अब पीछे मैं 3 बार स्क्रीन आउट होकर आया हूँ, मैं यहाँ भी स्क्रीन आउट होऊंगा, नहीं, उस अटेम्प्ट पे फोकस कीजिए। जब स्क्रीनिंग की पिक्चर दिखने वाली है
डीप ब्रेथ लीजिए 30 सेकंड 25 सेकंड की, और आराम से पिक्चर पे फोकस कीजिए। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचिए। देखिए जो डर गया वो घर गया, साफ बात। बुरे से बुरा क्या होगा, स्क्रीन आउट हो जाओगे। यस, बस यही तो होगा। और कुछ घबरा दोगे, गलत कर दोगे, तब भी स्क्रीन आउट हो जाओगे। स्क्रीन आउट हो जाओगे। तो ये चीज मन में सोच के चलो कि आई हैव नथिंग टू लूज हियर, आई हैव टू गो फुल ऑन, दैट्स इट। एक्सपेक्टेशन है नहीं, प्रेशर है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं जैसे घर में बैठे रहते हैं, डीप ब्रेथ है, बस थोड़ा डिसिप्लिन में है, इतना फर्क है। पिक्चर दिखाई, उन्होंने देखी, हमने अच्छे से लिख दी, एंड वो नरेशन। कीप इट सिंपल। आपको सिंपल रहना पड़ेगा। जितना सिंपल आप रहेंगे उतना इजीली आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे। मैं तो यही देखा, मैं स्क्रीनिंग स्टार्टिंग में 2 टाइम स्क्रीन आउट हूँ, उसके बाद देन आई हैड फेस 15 कॉन्फ्रेंसेस, उसमें से 8 कॉन्फ्रेंस मेरी रेगुलर है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस, एक स्क्रीन में ऐसा हुआ था, मैंने बताया आपको कि मैंने सेम स्टोरी बनाई बेंगलोर और भोपाल में, एंड आई गॉट स्क्रीन आउट। एक स्क्रीन आउट मेरा वो है, तो लिमिटेड मेरे 3-4 स्क्रीन आउट है। स्टार्टिंग के 2 के बाद तो मैंने पैटर्न को पकड़ लिया था, क्या पैटर्न। मैं वैसे समझ नहीं पाया कि भोपाल बोर्ड कैसे एनालाइज करता है, मैंने एक्जैक्टली वही चुना दी। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम मैंने भोपाल बोर्ड में अलग स्टोरी बनाई, तो चीज़ें बदल गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि अलग अलग बोर्ड में थोड़ा सा देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट, जितने भी व्यूअर्स से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिला होगा, और जो उनका इंसाइट एसएसबी के बारे में पहले था वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी और टास्क के रिगार्डिंग, चाहे आपको स्क्रीनिंग के बाद जो फेज 2 आता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एंड डू शेयर दी सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। चलिए, जय हिंद।